Good morning, all of you. Today is our third lecture of our Unit 2 Gene Cloning Vehicle. So, in last lecture, we have seen vector based on bacteriophage. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बैक्टीरियोफाज क्या है और एज अ वेक्टर इसका क्या यूज़ होता है और ये कैसे यूज़ होता है। तो हमने बैक्टीरियोफाज देख लिया, हमने प्लाज्मिड देख लिया, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, बैक्टीरियोफाज एज अ वेक्टर। तो बैक्टीरियोफाज के दो टाइप थे। हमने कल ही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि रिप्लेसमेंट वेक्टर और इंटरनेशनल वेक्टर, ये जो है वो दो टाइप्स थे बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर के। तो इस लेक्चर में हम बैक्टीरियोफाज के जो दो टाइप से इंटरनेशनल वेक्टर और रिप्लेसमेंट वेक्टर, ये हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको मेरे जो लेक्चर्स है वो समझ में आए होंगे, और अगर कुछ आपको नहीं समझा तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके वो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो हम रिप्लेसमेंट वेक्टर और इंसर्शनल वेक्टर को देखते हैं। तो इंसर्शनल वेक्टर, पहले हम इंसर्शनल वेक्टर देखेंगे, फिर बाद में हम रिप्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे। आपको ये तो क्लियर हो ही रहा होगा कि जो इंसर्शनल और रिप्लेसमेंट है वो बैक्टीरियोफाज के दो टाइप्स के वेक्टर है। तो इन दिस इंसर्शनल वेक्टर, large portion of the non-essential region is deleted and the two arms of lambda genome are ligated। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपली अगर इसको ले, इंसर्शनल वेक्टर कुछ ज़्यादा बड़ा वगैरह कुछ ऐसे नहीं है, कुछ समझने वाला में से इसका पार्ट नहीं है। सिंपली है कि ये जो वेक्टर है ये इसका नाम इंसर्शनल ही क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो सपोज ये हमारा डीएनए है, ये हमारा लीनियर डीएनए है जो कि बैक्टीरियोफाज में होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, बीच में का जो पार्ट होता है लैम्ब्डाफाज का वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। तो जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो हम इससे डिलीट कर देते हैं, जो हमारे कुछ काम का नहीं है, जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ साइकिल के लिए कुछ मदद नहीं करता, नॉन एसेंशियल है, वो पार्ट हम इससे डिलीट करते थे। क्योंकि वैसे तो ये इसमें कुछ काम का नहीं है, कुछ मदद होने वाली नहीं है उस पार्ट से, तो हम इससे हमारा बेनिफिट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, हम बीच में का नॉन एसेंशियल पार्ट डिलीट करते हैं और फिर उसमें हमारा जो इंसर्ट डीएनए है वो हम ऐड करते हैं। तो इसी वेक्टर को हम इंसर्शनल वेक्टर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होता है। ये वाइल्ड टाइप का लैम्ब्डा है, इसमें CIO जीन होता है। ये CIO जीन में C1 जीन होता है, ये C1 जीन होता है, और C1 जीन में EcoR1 के लिए सीक्वेंस होता है। मतलब यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्लीवेज साइट होती है, जो कि EcoR1 इसे C1 के बीच में से कट किया जाता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि इंसर्शनल वेक्टर है, C1 जीन में EcoR1 के लिए साइट्स है, और फिर बाद में EcoR1 से जो बीच में का पार्ट है वो कट किया गया है। ये इधर से कट किया गया है और इधर से कट किया गया है, और वो जो बीच में का पार्ट है वो डिलीट कर दिया है। ये पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया है। फिर जो हमारा इंसर्ट है इसके साइज़ क्या है, 0 to 10 KB इतना हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए इंसर्ट है अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हमारा टारगेट जीन यहाँ पे। तो सिंपल ये इंसर्शनल वेक्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें क्या होता है, एक हमारा लैम्ब्डाफाज का डीएनए रहता है, लीनियर डीएनए रहता है, वहाँ पे C1 जीन रहता है। वो C1 जीन में हमारे EcoR1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, फिर वहाँ से हम करते हैं, और कट करने के बाद जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो हम डिलीट करते हैं, और फिर उस डिलीट जो पार्ट है वहाँ पे हमारा जो टारगेट डीएनए है वो हम उसे इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली ये है हमारा इंसर्शनल वेक्टर।
देखो यहाँ पे है कि द वेक्टर कंटेन एटलीस्ट वन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन द DNA इज इंसर्टेड इज इंटीग्रेटेड। एग्जाम्पल क्या है ये इंसर्शनल वेक्टर के? लैम्बडा GT10 है, लैम्बडा GT11 और लैम्बडा ज़ैप एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है इंसर्शनल वेक्टर के। यहाँ पे हम देखेंगे लैम्बडा GT10 एंड लैम्बडा GT11, they both are the insertion vectors and they can accept and carry approximately 7.6 kb and 7.2 kb of foreign DNA respectively। मतलब यहाँ पे जो है हमारा DNA इंसर्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है। हम 7.6 से 7.2 तक हमारा फॉरेन DNA इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इन इच केस द फॉरेन DNA इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ यूनिक EcoR1 क्लोनिंग साइट। तो यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि C1 की जीन के अंदर EcoR1 के लिए क्लोनिंग साइट होती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। वहाँ पे हमारा जो इंजाइम है वो कट करेगा, दोनों साइड से कट करेगा और फिर हम उसमें हमारा टारगेट जीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो लैम्बडा GT10 इज़ यूज टू मेक लाइब्रेरीज दैट आर स्क्रीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। ये किस लिए यूज़ होता है? लैम्बडा GT10 जो वेक्टर होता है वो लाइब्रेरीज़ के लिए, मतलब हम हमारा जो DNA रहता है, cDNA वगैरह जो रहते हैं, हम उसके जीन के लाइब्रेरीज़ बनाते हैं और इसीलिए लैम्बडा GT10 ये यूज़ होता है। द EcoR1 साइट इंटरप्ट्स द phage C1 जीन अलाउिंग सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लाक मॉर्फोलॉजी। देखा यही है वो C1 जीन में जो है EcoR1 साइट रहती है और वो EcoR1 को कट किया जाए, उसमें हमारा जीन इंसर्ट किया जाए, तो जो C1 जीन होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और फिर उसमें प्लाक की जो मॉर्फोलॉजी है वो इस बेसिस से हम उस पर सिलेक्शन कर सकते हैं। और फंक्शनल C1 जीन लीड्स टू लाइसोजेनिक साइकिल, मतलब ये C1 जीन जो रहता है हम उस पर हमारा जो EcoR1 साइट रहती है हम उस पर कट करते हैं, वो फिर वो इंटरप्ट हो जाता है। तो वो किसके लिए इनकोड होता है? तो C1 जीन ये लाइसोजेनिक साइकिल के लिए इनकोड किया जाता है। अगर इस पर हम इंटरप्ट कर दिए तो लाइसोजेनिक साइकिल के अलावा हमारा लाइटिक साइकिल हो जाएगा। इसी वजह से ये जो है हम इसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन किया जाएगा। हमारा जीन इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये है लैम्बडा GT11। इट्स कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन वेक्टर कंटेंस एंड इक्वलाई लैक्सेंट जीन्स। मतलब लैम्बडा GT11 में जो क्या होता है, लैक्सेंट जीन होता है ड्राइव बाय द लैक प्रमोटर से ये लिया गया है। इफ़ इंसर्टेड इन द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड रीडिंग फ्रेम, cDNA sequences cloned in this vector can be expressed as a beta-galactosidase fusion proteins and can be detected by immunological screening or screening with other ligands। लैक्सेट जीन के वजह से हम इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। ये इसका एक जो है वो फ़ायदा है। इसका नाम ही एक्सप्रेशन वेक्टर है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर मीन्स क्या? एक्सप्रेशन मीन्स वो हमको एक्सप्रेशन दे रहा है वो जीन ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। इसे हम इजीली हम यह इस मतलब मुद्दे पे जा सकते हैं, इस कंफर्मेशन पे जा सकते हैं कि हमारा जो जीन है वो कन्फर्मली इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये इसका जो काम होता है वो एक्सप्रेशन वेक्टर का काम होता है, दिखाने का जीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लैम्बडा GT11 लाइब्रेरीज कैन ऑल्सो बी स्क्रीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्दो लैम्बडा GT10 is more appropriate for the screening strategy because higher titers are possible. Okay, so this is the replacement vector. We already told about this replacement vector। हमारा जो लैम्बडा का ये जो है हमारा लीनियर लैम्बडा फाज है, ये हमारा लीनियर लैम्बडा फाज है। और यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल पार्ट रहते हैं, हमारा जैसा इंसर्शन में था वह वैसा भी यह है, नॉन एसेंशियल है ये। तो इस पर जो है नॉन एसेंशियल पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टफर फ्रैगमेंट कहते हैं। ये जो है ये स्टफर फ्रैगमेंट है। और यहाँ पे इसके जो पॉलीलिंकर साइट आपको दिख रही है, पॉलीलिंकर, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो ये दोनों तरफ से हम इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के मदद से कट करेंगे,
फिर ये स्टफर फ्रैगमेंट जो है हम उसे निकाल के, डिस्कार्ड करके, रिप्लेस करके या और सब्स्टिट्यूट करके हम हमारा जो इंसर्ट है, इसका देखो इंसर्ट साइज़ बढ़ गई है, 10 to 20 KB होता है। मतलब जब हम रिप्लेसमेंट और इंसर्शन में हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो 0 to 10 KB है। इसकी इंसर्ट जो साइज़ है वो 0 to 10 KB है, मतलब डबल से बढ़ गई है। मतलब रिप्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा, ये हमारा लार्ज फ्रैगमेंट कैरी कर सकता है, तो इसका बहुत बेनिफिट होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर का, और ज़्यादातर रिप्लेसमेंट वेक्टर ही यूज़ करते हैं। तो देखो 10 to 20 KB हमारा जो इंसर्ट साइज़ है, DNA टारगेट साइट है, वो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्टफर फ्रैगमेंट हमने निकाला और इंसर्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। तो रिप्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंसर्शन वेक्टर से। तो ये क्लियर हो गया। कुछ नहीं, दिस वेक्टर द ऑल नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैम्बडा जीनोम विल बी डिलीटेड एंड इंसर्ट द DNA फ्रैगमेंट्स। देखा, अभी हमने देखा सच वेक्टर हैव 2 रिकग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड फॉर क्लोनिंग साइट। ओके, ये भी देखा, पॉलीलिंकर ये भी है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, लीनियर लैम्बडा है, उसमें नॉन एसेंशियल पार्ट है और वो नॉन एसेंशियल पार्ट को हम स्टफर फ्रैगमेंट करते हैं। स्टफर फ्रैगमेंट फिर हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर बाद में हमारा जो टारगेट जीन है उसे हम इस साइट पे, इस नॉन एसेंशियल पार्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। बस ये रिप्लेसमेंट वेक्टर है, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन लेने की लिए ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। और इसे और भी सब्स्टिट्यूशन वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि हम स्टफर फ्रैगमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर और इंसर्शनल वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सीधी तरह से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया इंसर्शनल वेक्टर, रिप्लेसमेंट वेक्टर। कुछ भी इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। बैक्टीरियोफेज जो है वो लीनियर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, DNA मॉलिक्यूल होता है। उसमें जो है वो दो तरह के साइकिल होते हैं, मतलब वो 2 तरह के साइकिल से रिप्लिकेट होता है। एक तो लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट DNA से कंबाइन होकर वहाँ पे ही उस होस्ट सेल में रहकर रिप्लिकेट होता है, रिप्लिकेट हो जाता है। और जो लाइटिक साइकिल में है, तो लाइटिक साइकिल में वो खुद का रिप्लिकेशन करके फिर अपना जो मैच्योर फाज पार्टिकल में कन्वर्ट होकर फिर अदर होस्ट को वो इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होता है। तो ये जो है वो 2 साइकिल हमने देखे हैं। और बैक्टीरियोफेज के 2 वेक्टर होते हैं, 2 वेक्टर फाज बेस्ड होते हैं, रिप्लेसमेंट एंड इंसर्शनल वेक्टर। ये भी हमने देखा, ये भी क्लियरली समझ में आया होगा आपको, आई होप। अगर आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा, और कुछ नहीं समझ में आया वो भी बताइए कि क्या क्या समझ में नहीं आया। और आगे देखते हैं। ये जो है हमने तो लैम्बडा GT10 और लैम्बडा GT11 जो है वो इंसर्शनल के टाइप्स देखे। तो ये जो है रिप्लेसमेंट वेक्टर के भी 2 टाइप है, EMBL3 और EMBL4। इसको क्या कहते हैं, यूरोपियन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी, ये इसका मीनिंग है। एंड यूज टू क्लोन लार्ज फ्रैगमेंट 9 to 25। हमने इस रिप्लेसमेंट वेक्टर में देखा कि उसके जो है 10 to 20 KB तक हम उसमें हमारा टारगेट DNA जो रहता है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन EMBL3 और EMBL4 में हम 9 to 25 KB तक हम इंसर्ट कर सकते हैं हमारा टारगेट DNA। मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, लार्ज फ्रैगमेंट हम इनमें इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। मतलब जीनोमिक लाइब्रेरी में हम क्या कहते हैं, जो जीन्स रहते हैं, जीनोम रहता है, हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए तो लार्ज फ्रैगमेंट रहते हैं, तो इसमें हम लार्ज फ्रैगमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी में। ये जो है ये EMBL3 का स्ट्रक्चर है, ये लेफ़्ट आर्म, ये राइट आर्म, और ये जो है सेंट्रल स्टफर। ये सेंट्रल स्टफर हमें निकाल कर इसमें हमारा टारगेट जीन ऐड कर सकते हैं। और EMBL3 जो है, द रेड एंड गम जीन ऑफ लैम्बडा DNA इज रिप्लेस्ड विथ BAM-H1 जनरेटेड DNA फ्रैगमेंट एट द साइट
TRPE genes. और in the cohesive site of vector, 3 recognition site for the EcoR1, BAM-H1 and SAL1 are present. देखो हमने देखा है ये SAL1 है, BAM1 है और BAM-H1 है और EcoR1 है. ये जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो ये इसमें से कोई भी यहाँ पे कट कर सकता है. तो ये कट होकर हमारा इसमें जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं. और ये जो है EMBL 4 वेक्टर, लेफ्ट आर्म 20 kb, राइट आर्म 9 kb और जो सेंट्रल स्टफर है वो 14 kb का है. तो यहाँ पे भी EcoR1, BAM-H1, SAL1 और SAL1, BAM-H1 और EcoR1 से हम इसे कट कर सकते हैं. तो ये है हमारे रिप्लेसमेंट वेक्टर के टाइप्स EMBL 3 और EMBL 4. सिंपल है, इसमें ज़्यादा हम लार्ज फ्रैगमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 to 25 kb तक हम इसमें हमारा टारगेट जीन इंसर्ट कर सकते हैं. ये जीनोमिक लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है. सिंपल. ये जो है लैम्ब्डा ज़ैप सीरीज़, ये इंसर्शनल वेक्टर का एक टाइप है. हमने तभी नहीं देखा. वाइल फास्ट लैम्ब्डा वेक्टर्स जनरेट बेटर लाइब्रेरीज. मतलब जो लैम्ब्डा ज़ैप की जो सीरीज़ है वो लाइब्रेरीज बनाने के लिए बहुत काम आती है. जीनोमिक लाइब्रेरी दे कैनॉट बी मैनिपुलेटेड इन विट्रो विद द कन्वीनियंस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स. Okay, they cannot be manipulated in vitro with the convenience of plasmid vectors. Therefore, phage clones have to be laboriously subcloned back into plasmid for further analysis. And this limitation of conventional phage lambda vectors has been addressed by the development of hybrids, sometimes called plasmids. Now, phagemids is called phagemids, which possess the most attractive feature of both bacteriophage lambda and plasmid. में जो ये जो है प्लाज्मिड एज अ जीनोमिक लाइब्रेरीज के लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसीलिए हम लैम्ब्डा और फाज को हम इसमें यूज कर सकते हैं. तो ये जो है लैम्ब्डा वेक्टर हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स. मतलब ये हाइब्रिड्स जो है वो इन्वेंशन किया गया है. जैसे कि फैजिमिड्स, इसमें क्या आता है, फाज एंड प्लाज्मिड ये दोनों कंबाइन होके हाइब्रिड्स होके इसका ये फैजिमिड्स बना गया है, विच इज़ पजेस द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ बोथ बैक्टीरियोफाज लैम्ब्डा एंड प्लाज्मिड्स. सो ये लैम्ब्डा ज़ैप सीरीज़ है, ये लाइब्रेरीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कन्वीनियंट है. और देखो ये लैम्ब्डा ज़ैप यहाँ पे लैग जेड जीन है और ये यहाँ पे जो है डिलीशन कर सकते हैं 41 kb. ये 41 kb है. एंड ये लैम्ब्डा ज़ैप 2 जो है कि इसमें क्या है, इन विच इंसर्शन ऑफ अप टू 10 kb DNA into any of 6 restriction site within in a polylinker inactivates the lag Z genes carried by the vector. Recombinants gives clear rather than blue plaques on X-gal agar. तो लैम्ब्डा ज़ैप 2 की जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स आइडेंटिफिकेशन ये ज़्यादा क्लियर होता है दैन द ब्लू प्लैक्स विच फॉर्म ऑन एक्स गैल अगार. जो एक्स गैल के जो अगार प्लेट होते हैं उसमें ब्लू प्लैक्स फॉर्म होते हैं. उससे ज़्यादा ये जो है लैम्ब्डा ज़ैप 2 के जो रिकॉम्बिनेंट्स और जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं. तो ये हमारा हो गया बैक्टीरियोफाज का पूरा जो हमारा था फाज बेस्ड वेक्टर तो जो था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया. इसमें हमने सब कवर कर लिया है. और जो नेक्स्ट पार्ट था जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम प्लांट वेक्टर देखेंगे कि प्लांट वेक्टर है वो कैसे यूज़ होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. तो अब हमारा आज के लिए यहाँ ही ख़त्म होता है और वी विल learn about plant vector, okay, in next lecture. So good day, thank you.